अस्सलामुअलैकुम। हम बिज़नेस स्टडीज़ एएस लेवल की कंप्लीट कोर्स रिव्यू की वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं और इस सिलसिले में हम आज आखिरी यूनिट कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। इस एक वीडियो में हम पूरा यूनिट कवर कर लेंगे। 4 गालिबन टॉप चैप्टर्स हैं इसमें, जिससे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे आपके सामने रखते जाएंगे। और चूँकि ये एक रिव्यू वीडियो है तो ये थोड़ी तेज़ चलेगी, इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। अगर आपको फर्दर डेप्थ की ज़रूरत है तो आप हमारी वो वीडियोज़ देखिए जिसमें कि हमने चैप्टर्स बाकायदा कवर किए हैं। स्टार्ट करते हैं। सवाल यह है कि पैसा क्यों चाहिए होता है, बिजनेस में पैसा क्यों चाहिए होता है। बेकार बात है ना, मतलब आसान बात है। पैसे के बगैर ना लेबर आएगा, ना कैपिटल आएगा, ना लैंड आएगा। लैंड लिबर्टी कैपिटल एंटरप्राइज में से एंटरप्राइज भी जिंदा नहीं रह सकता बगैर पैसे के। एंटरप्रेन्योर। तो अच्छा, आपको अब छोटी छोटी सी ना बहुत सारी ये चूंकि बिजनेस स्टडीज की बुक में असल में गेम ये है कि आपको टर्मिनोलॉजीज पता हो, कॉन्सेप्ट पता हो। सवाल तो इनमें से कोई भी नहीं आएगा, व्हाट इज करके तो नॉर्मली नहीं पूछेंगे, आपको तो अप्लाई करना होगा। तो इसलिए पॉपअप होते रहेंगे मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट, हम उनको कवर करते जाएंगे। जैसे कि कॉन्सेप्ट है कैश वर्सेस प्रॉफिट, क्या मतलब होता है, तो बताने की जरूरत है। आगे चलूँ, कैश और प्रॉफिट में क्या फ़र्क है। कैश ऐसा हो सकता है जो आपके पास आया हो लेकिन वो आपका प्रॉफिट ना हो। जैसे कि रेवेन्यू और प्रॉफिट में फ़र्क होता है। 100 की चीज़ बेची, 10 रुपये प्रॉफिट था, उस पर 90 रुपये उसकी कॉस्ट थी। ठीक है। फिर एक चीज़ होती है जिसको आप कहते हैं बैंकरप्सी या लिक्विडेशन। क्या मतलब होता है इसका। आपके पास ऐसी लाइबिलिटीज थी जिनको कि अभी पे करना था और अब आपके पास वक्त नहीं है, तो उस 100 रुपये को रेवेन्यू बोलेंगे, 10 को प्रॉफिट बोलेंगे, 90 हमारी कॉस्ट थी। रेवेन्यू इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अच्छा जी, तो बैंकरप्सी या लिक्विडेशन का मतलब होता है कि जिस वक्त मुझे पैसे पे करने हैं उस वक्त मेरे पास वो पैसे नहीं है और मेरे पास और कोई जरिया भी नहीं बन रहा, और वो जो इदारा जिसको मुझे पैसे वापस करने थे मुझे टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर वो केस फाइल करेगा, केस होगा, उस केस से मुझे हर सूरत पैसे वापस करने होंगे। अगर वो पैसे इतने ज़्यादा हैं कि उनको वापस करने के लिए मुझे कंपनी बेचनी पड़े, चीज़ें बेचनी पड़े, तो बैंकरप्सी ही की तरफ जाएंगे हम। बैंकरप्सी की केस में लिक्विडेशन होती है। वो चीज़ें जब बेचना शुरू करते हैं तो उस प्रोसेस को लिक्विडेशन कहते हैं। अच्छा जी, वर्किंग कैपिटल क्या होता है। रोजमर्रा के इस्तेमाल का पैसा। मेरे पास बिजनेस था, मैंने 10 करोड़ में इन्वेस्ट किया, उसकी 2 करोड़ की मशीन आई, 1 करोड़ का घर आया, ये सब बिजनेस वर्किंग कैपिटल नहीं है। लेकिन मुझे सैलरी देने के लिए, मुझे बिजली का बिल देने के लिए, मुझे रॉ मटेरियल लेने देने के लिए, डे टू डे एक्सपेंस के लिए मुझे कुछ पैसा हर वक्त छुट्टा चाहिए। वो छुट्टा कैश होना जरूरी नहीं है, वो बैंक में भी हो सकता है। बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन जल्दी जल्दी हर महीने की कुछ ना कुछ मेरी होती हैं। हर चीज़ के अगर मैंने खरीद के रख लिया, बहुत बड़ी तादाद में ज़मीन खरीद ली कि एक दिन फैक्ट्री लगाऊंगा, फैक्ट्री चलाऊंगा किस पैसे से, तो इसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं, जिसके जरिए से रोजमर्रा के कारोबार के खर्चे किए जाते हैं। चाहे उसमें मटेरियल्स आए, चाहे लेबर की सैलरीज जाए, चाहे यूटिलिटी के बिल्स जाए, चाहे ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट उससे फुलफिल की जा रही हो, चाहे रिपेयर्स और मेंटेनेंस में लग रही हो, ये सारा वर्किंग कैपिटल है जो कि कैलकुलेट होता है। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफरेंट हो सकता है। वर्किंग कैपिटल का एक लिमिट होती है, एक अंदाजा होता है, उससे ऊपर ही रखा जाता है, वरना तो अचानक से आप ऐसी कंडीशन में आ जाते हैं कि आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं। उस अंदाजे में ये बात शामिल होती है कि मुझे कितनी तनख्वाहें देनी होती हैं, सारा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तनख्वाहों के लिए रखना है। मुझे मुझे कितना रेंट देना होता है, मेरी कितनी यूटिलिटी होती है, और मेरे कितने ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और कितने की इन्वेंट्री आती है, और पेटी कैश में कितना खर्च होता है, और मेरे डेटर्स कितना लेट करते हैं पैसे वापस करने में, ये भी शामिल होता है। कितने बैड डेट्स होते हैं मेरे, ये भी शामिल होता है इसमें। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल को बाकायदा मैनेज करना होता है, इसमें शॉर्टेज होना ना बड़ा मसला है। पेटी कैश होते हैं वो खर्चे जो कि बाकायदा बिजनेस के खर्चे नहीं है, डे टू डे खर्च हो रहे हैं, चाय आ रही है, टिश्यू पेपर आ गए, इस तरह की चीजें जो है। अच्छा, बिजनेस पैसा कहाँ से लेके आता है, फटाफट करते हैं। इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं, इसको कहते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। दो तरह से होते हैं। इंटरनल कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो पर्सनल और फैमिली फाइनेंस, और अभी तो हम बिजनेस शुरू किया है। ओके, चलते हैं बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो रिटेन प्रॉफिट, इंटरनल की बात हो रही है अभी, रिटेन प्रॉफिट्स। नेक्स्ट,
अनवांटेड एसेट्स को सेल कर दिया, पैसे आ जाएंगे। नेक्स्ट, नहीं शेयर, शेयर नहीं, शेयर एक्सटर्नल हो जाएगा। अभी जो आपका ओनर नहीं है फिर वो आपका ओनर बनेगा, शेयर एक्सटर्नल हो जाएगा। इंटरनल रिटेन अर्निंग्स और वर्किंग कैपिटल रिड्यूस कर दो, पैसे आ जाएंगे। वर्किंग कैपिटल की लिमिट रिड्यूस कर दो, पैसे बच जाएंगे, उसको कहीं और लगा लेना। अच्छा, एक्सटर्नल फाइनेंस के दो तरह के तरीके हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। जी, शॉर्ट टर्म कौन कौन से हैं? सबसे शॉर्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट, सबसे शॉर्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या चीज होती है बैंक ओवरड्राफ्ट? पहले से एग्रीमेंट हुआ हुआ होता है कि इतने परसेंट अगर ऊपर का चेक हमारा आए और पैसे कम हो तो आप दे दीजिएगा, लेकिन उसका हम इंटरेस्ट पे करते हैं उसके ऊपर, ये फ्री सर्विस नहीं होती। अच्छा, ओवरड्राफ्ट है। और आपके जो इस महीने की पेमेंट जानी थी उसको एडजस्ट करा लें बैंक को। आपने बैंक से कुछ ना कुछ लिया हुआ था, इस महीने जो जाना था उसको थोड़ा सा एडजस्ट करा लिया, ये भी एक तरह का लोन हुआ, फाइनेंस करा लिया आपने। ठीक है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या होते हैं? शेयर्स, क्राउड फंडिंग, गवर्नमेंट ग्रांट्स, बैंक लोन, लीजिंग, हायर परचेज। अब इनमें से किसी का नाम आपने पहली दफा सुना है तो मेरे ख्याल से इसमें से मैं ये सवाल सईद से करता हूँ। भाई आप लोग मिनट चुके हैं, भाई बात सुने, ये सवाल मुझे सईद भाई से करने दें, आप लोगों ने सुने में सारे नाम। अब इनमें से कोई नाम ऐसा है जो आपने नहीं सुना तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, वरना आगे चलता हूँ। गवर्नमेंट ग्रांट, लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, गवर्नमेंट पे अप्लाई किया, उन्होंने कहा ठीक है 5 साल का लिए आपको अप्लाई कर दिया, आपको ऐसा काम कर रहे थे जिसकी वजह से आपको मिल गया। ओके। बैंक लोन, ठीक है। डिबेंचर्स, डिबेंचर्स वो शेयर्स होते हैं जिस पे आप प्रॉफिट गारंटी करते हैं, एक तरह का लोन होता है पब्लिक से। अभी मैंने कहा मैं कारोबार शुरू कर रहा हूँ, मुझे 10 अरब चाहिए, 100 रुपए का शेयर बेच रहा हूँ, आपने वो 100 रुपए का शेयर खरीद लिया, शेयर आपका हो गया, 100 रुपए मेरे पास हो गए, कंपनी बंद हो गई, आपके पैसे गए। और प्रॉफिट होगा तो दूंगा, नहीं होगा तो नहीं दूंगा, आप शेयर होल्डर है मेरे। लेकिन डिबेंचर पे मैं लिख के देता हूँ भाई मुझे बहुत, मैं कंपनी खोल, बिजनेस खोल रहा हूँ, मेरी क्रेडिबिलिटी इतनी लो हो चुकी है, मेरे कारोबार को इतना लॉस हो रहा है कि आप लोग मेरे साथ नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, लेकिन मुझे पैसे बहुत जरूरी चाहिए, बैंक भी नहीं दे रहा। तो मैं क्या कहता हूँ, ऐसे शेयर्स मार्केट को इशू करता हूँ जिसपे प्रॉमिस लिखा होता है कि हर महीने इतना पे करूंगा, इस पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बेयरिंग शेयर्स इशू कर देना डिबेंचर्स के बाद। तो आपने डिबेंचर समझ लिए। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? आपने कहीं से सामान उठाया, उससे कहा पैसे 2 महीने बाद दूंगा, कहीं से सामान उठाया, पैसे का है 2 महीने बाद दूंगा, ट्रेड क्रेडिट हो गया। कोई आपसे भी ले रहा होगा, किसी से आप ले रहे होंगे। डेट फैक्टरिंग, ये बताएगी उरुष, डेट फैक्टरिंग क्या होता है? डेट फैक्टरिंग, DEBT, फैक्टरिंग। आपने किसी से को पैसे दिए उधार, सामान बेच दिया, उसने पैसे नहीं दिए, उसने कहा 3 महीने बाद दूंगा, उसने कहा 3 महीने बाद दूंगा, आपको अचानक से अभी पैसे चाहिए, वो नहीं दे रहा, तो आप उसके उधार को किसी और को बेच दें उससे कम पैसों में। उसने आपको 3 लाख देने, आप किसी को कहें यार ये 2.5 लाख दे दो, ये 3 लाख का पैर तुम पकड़ लो, ये डेट फैक्टरिंग कहलाता है। बहुत कॉमन होता है मार्केट में, बहुत कॉमन है। आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी इनसे ले ली, चलो ठीक है मैं 2 महीने बाद लूंगा, लेकिन मैं फिर 3 लाख ले लूंगा, ये डेट फैक्टरिंग कहलाता है। हायर परचेज क्या होती है? रेंट पे ले ली। लीजिंग क्या होती है? लीजिंग तो अब होती भी है ना, आपने की से किस्तों पे ले ली। हायर परचेजिंग रेंट पे है, लीजिंग किस्तों पे है। फिर
हायर परचेज रेंट है, बिजनेस मॉर्गेज, बैंक से बड़ा कर्जा ले लिया आपने, शेयर दे दिए, वेंचर कैपिटल, ये भी आजकल तो सुना ही होगा, सीड मनी, सीड मनी सुना है, आपके पास आइडिया है, आपके पास कारोबार का सोचा हुआ है, कारोबार की एक्सपेंशन है, पैसे आपके पास नहीं, आप किसी और से ले लें। वेंचर कैपिटलिस्ट मौजूद होते हैं, कहते हैं कोई अच्छा बिजनेस है, कोई आइडिया है तो आप मुझसे बताइए। सीड मनी समझ लीजिए, इन्वेस्टर हो गए। क्राउड फंडिंग भी हो सकती है। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? क्राउड फंडिंग बताइए इन्होंने। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? जब आपको 10-15-20 हज़ार रुपये का लोन चाहिए तो वो बड़ा बैंक तो नहीं देना चाहता, उसको नुकसान होता है, तो बहुत से स्पेशलाइज्ड बैंक्स होते हैं जो सिर्फ माइक्रो फाइनेंस देते हैं। उस पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे बैंक्स हैं जो माइक्रो फाइनेंस देते हैं, छोटे कर्जे देते हैं। क्राउड फंडिंग क्या होती है? कोई ऐसा काम आप करने जा रहे होते हैं जो आप कहते हैं काम ज़बरदस्त है, कोई कर्जा दे नहीं रहा, लोगों को अपील करते हैं, लोग कहते हैं ठीक है, जैसे शौकत खानम बना था, क्राउड फंडिंग से बना था, अभी भी बन रहा है फिर दोबारा। सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, इस पे तो सारे फैक्टर्स आपके ध्यान में खुद आ जाने चाहिए लॉजिकली। बैंक से कब लेना चाहिए, कंट्रोल कब लूज होगा आपका, जब आप शेयर इशू कर देंगे कंट्रोल लूज हो जाएगा। डेट में जाने में आपका कंट्रोल कम लूज होगा, डेट की प्राइस ज़्यादा होती है, शेयर की प्राइस कम होती है, नहीं होती ऑलमोस्ट। हाँ, प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा इवेंचुअली आपको। लीजिंग की और हायर परचेज की सिचुएशन देखते हुए आप डिसाइड करेंगे कि कौन सी सिचुएशन में आपको कौन सा तरीका यूज़ करना चाहिए। जी, फाइनेंस का एक इम्पॉर्टेंट काम ये होता है कि जिस वक्त पैसा चाहिए उस वक्त पैसा मौजूद हो, और जिस वक्त पैसा ना चाहिए हो, खाली ना पड़ा हो, कहीं लगा हुआ हो। फाइनेंस का एक इम्पॉर्टेंट जॉब होती है कि यूटिलाइजेशन ऑफ मनी मनी बेहतरीन होना चाहिए। जिस वक्त इस्तेमाल नहीं हो रहा उस वक्त वो कहीं और इस्तेमाल हो जाए, उसके ज़रिए से आप कोई शेयर्स और ले लें, कोई मार्केट में लगा दें, कुछ और करना, और जब इस्तेमाल करना है तो फिर वो इस्तेमाल के लिए मौजूद हो। तो इसके लिए आपको फोरकास्ट करनी पड़ती हैं, बिजनेस फोरकास्ट होती हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट फोरकास्ट कहलाती है कैश फ्लो फोरकास्ट। कैश फ्लो फोरकास्ट में क्या होता होगा? हर महीने का हिसाब होता है कि इस महीने टोटल इनफ्लो कितना होना एक्सपेक्टेड है, आउटफ्लो कितना होना एक्सपेक्टेड है कैश का। ताकि अब कैश फ्लो का मतलब सिर्फ कैश नहीं है, कैश और बैंक दोनों शामिल है इसमें, ठीक है, ताकि आपको वो जो लूज मनी है, वर्किंग कैपिटल है, उसके बारे में अंदाजा रहे कि मुझे कितना मैनेज करना है। हर महीने 50 करोड़ की सैलरी जाती है, अब यार 50 करोड़ रखना पड़ेगा, नहीं नहीं, हर महीने 20 करोड़ डेटर से भी तो वापस आ जाते हैं, ओके, तो 30 करोड़ मैनेज करना है, बाकी 20 तो आते रहेंगे। तो कैश फ्लो फोरकास्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके दो एरियाज हैं, कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो। सिर्फ ये थोड़ी सी रह गई है, ये पूरा फाइनेंस। अच्छा, तो कैश इनफ्लोज कहाँ कहाँ से आते हैं? रेवेन्यू, बैंक लोन से पैसे आ गए, डेटर्स से आ गए, कस्टमर से आ गए, ट्रेड रिसीवेबल हो गए, ओनर का अपना कैपिटल इंजेक्ट हो गया। आउटफ्लो क्या क्या है? सैलरीज, रॉ मटेरियल कॉस्ट, क्रेडिटर्स को पैसे वापस करना, रेंट देना, वेजेस देना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को माइनस करते हैं तो क्या बचता है हमारे पास? नेट कैश फ्लो। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, नेट कैश फ्लो। कैश फ्लो फोरकास्ट करने से क्या फायदा होता है भाई? मुझे एग्जैक्टली पता होता है मुझे अपना वर्किंग कैपिटल कितना किस वक्त चाहिए, किस महीने में कितने पैसे होने चाहिए, ताकि मैं एक्स्ट्रा पैसे बचाऊं नहीं और जो जरूरत है वो लगाऊं नहीं। कैश फ्लो के प्रॉब्लम क्यों आते होंगे? कैश फ्लो के प्रॉब्लम्स क्यों आते होंगे? आपकी प्लानिंग में गलती है, आपका मैनेजर सही नहीं है, आप समझे थे ओ लेवल्स में ए आ गया तो अच्छा मैं बन गया प्लानर, वो नहीं बन सका। क्रेडिट कंट्रोल ना कर सके, आपने लोन दिया वापस नहीं आ पा रहा आपके पास, और या फिर अपनी गुडविल बनाने के चक्कर में ज्यादा ही लोगों को कर्जा दे दिया, आप बाद में दे देना, आप बाद में दे देना, आप बाद में दे देना, बाद में ही नहीं आ रहा, ठीक है। या बहुत जल्दी से एक्सपेंड कर रहे हैं, आपके कंट्रोल से बाहर है। एक्सपेंशन करने के लिए कैश फ्लो भी तो उसके हिसाब से एक्सपेंड करना पड़ता है, नहीं उससे ज्यादा से एक्सपेंड करना पड़ता है।
अभी आप, अगर मैं अभी एक ब्रांच चला रहा हूँ, मुझे इस एक ब्रांच में एक सर्टेन कैश फ्लो चाहिए, अगर मैं आज दूसरी ब्रांच लगाऊंगा तो ऐसा नहीं कि डबल कैश फ्लो चाहिए, डबल से ज्यादा चाहिए होगा। एक्सपेंशन के वक्त आपके कुछ मिसलिनियस खर्चे ज्यादा आते हैं क्योंकि चीजें रेगुलराइज नहीं हुई होती, तो भी उस सूरत में आपका कैश फ्लो गड़बड़ कर जाता है। आप समझते हैं यार मैंने तो बिल्कुल सही हिसाब लगाया था, वो हिसाब सही बैठ नहीं रहा होता नए बिजनेस के एक्सपेंशन में। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की सूरत में भी तो कैश फ्लो फोकस खराब हो सकती है, जलजला आ गया, तूफान आ गया। कैश फ्लो इंप्रूव करने के तरीके जाहिर है आउटफ्लो को कंट्रोल करें, इनफ्लो को बढ़ा लें, कैश फ्लो सही हो जाएगा। तो जितने मेथड इनफ्लो के थे वो सब इंप्रूव कर लें, जितने मेथड आउटफ्लो के थे उन सबको कंट्रोल कर लें, कैश फ्लो खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा आपका। तो उसमें जो तरीके इन्होंने बताए हैं, कैश फ्लो मैनेज करें ओवरड्राफ्ट बढ़ा के, शॉर्ट टर्म लोन लेके, एसेट सेल करके, लीज बैक करके, ट्रेड को मैनेज करें, पेबल्स को कम करें, रिसीवेबल्स बंदों को संभालें। चैप्टर खत्म हो गया। फिर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉस्ट की। मुख्तलिफ तरह की कॉस्ट होती है एक बिजनेस में। एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। ओके, पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट कॉस्ट की। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है भाई? डायरेक्ट कॉस्ट जो प्रोडक्ट के अंदर सब डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? कोई एक बता दो। जा वो लेबर जो मेरा प्रोडक्ट बनाने में डायरेक्ट इन्वॉल्व है, उसको अगर मैं पे करूंगा तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी। वो बंदा जो मेरी गाड़ी साफ कर रहा है, वो बंदा जो मेरी मार्केटिंग का बैनर लगा रहा है, ये मेरी डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। डायरेक्ट कॉस्ट वो है लेबर की, वो लेबर जो मेरी प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्ट इन्वॉल्व है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होगी? वो मटेरियल जो इसलिए खरीदा गया था कि प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रहा था, वो डायरेक्ट कॉस्ट है। इनवर्ड आए वो ट्रांसपोर्ट, जो वो मटेरियल लाने के लिए खर्च हुआ जो मेरा डायरेक्ट रॉ मटेरियल था, डायरेक्ट कॉस्ट। वो बिजली का बिल जो मेरा प्रोडक्शन के लिए खर्च हुआ, डायरेक्ट कॉस्ट। ये हम चले गए अकाउंटिंग में, बिजनेस में इतना नहीं सोचते, चलो बस ठीक है। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो कि मेरे प्रोडक्शन प्रोसेस का डायरेक्ट हिस्सा नहीं है, जैसे कि मार्केटिंग, प्रमोशन, वो ड्राइवर जो मालिक को लेके घूम रहा है, मैनेजर्स को लेके घूम रहा है, वो सुपरवाइजर जो डायरेक्टली फ्लोर का इंचार्ज है, वो डायरेक्ट कॉस्ट का शामिल है। लेकिन एक और मैनेजर है जो फ्लोर का इंचार्ज नहीं है, ओवरऑल बिजनेस देख रहा है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। टेलीफोन का बिल इनडायरेक्ट कॉस्ट है, बिजली का वो बिल जो फैक्ट्री में लग रहा है डायरेक्ट कॉस्ट है, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट लग रहा है इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फर्क समझिए। सफाई वाला बंदा इनडायरेक्ट, अगर तो वो सफाई वाला है जो उस फ्लोर को साफ कर रहा है जहां पे प्रोडक्शन हो रही है, तो डायरेक्ट हो गई कॉस्ट। लेकिन अगर वैसे ही सफाई वाला जमादार चौकीदार आ रहा है बाहर, इनडायरेक्ट कॉस्ट। उसको डिवाइड करेंगे बाकायदा उसी कॉस्ट को, वो कॉस्ट ये जाएगी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट में और ये जाएगी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में। उससे काम को देखेंगे, काम कहाँ कहाँ डिपेंड करता है, उसका काम कितना है, उसके हिसाब से उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। इसी तरह से डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर भी मुख्तलिफ कॉस्ट हो सकती हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट में भी मुख्तलिफ कॉस्ट हो सकती हैं। उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल में। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? अरहम बताएंगे। अरहम भाई, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? तो सारे ही होते हैं। घर खरीदा तो भी एक्सपेंस था, गाड़ी खरीदी तो भी एक्सपेंस था, लेबर को पैसे दिए तो भी एक्सपेंस था। नहीं, अभी उनकी बारी। वेरिएबल, वेरिएबल लफ्ज सोचिए, वेरिएबल आप बताएंगे? जो फिक्स नहीं हो वेरिएबल है, और जो वेरिएबल नहीं होती फिक्स होती है जी। जो नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बढ़े तो साथ में बढ़े, और जो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन कम हो तो साथ में कम हो। जैसे रॉ मटेरियल यूज्ड, ये वेरिएबल कॉस्ट है, जितने ही प्रोडक्ट बनेंगे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। लेबर इस्तेमाल हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है फैक्ट्री में, वेरिएबल कॉस्ट है, जैसे जैसे ज्यादा बनेगी प्रोडक्शन, बिजली ज्यादा कंज्यूम होगी। जैसे कि रेंट, फैक्ट्री का रेंट फिक्स है, आप 1 यूनिट बनाओ या 50 यूनिट बनाओ, वो उतना ही रहेगा। सुपरवाइजर की तनख्वाह, सारे लोग आ गए नहीं आ गए, काम हो रहा है काम नहीं हो रहा, उसको बराबर जा रही है, क्योंकि उसको पर पीस पैसे नहीं दे रहे, लेबर को पीस रेट दे रहे थे। मार्केटियर का खर्चा, हर महीने जो तनख्वाह, जिस चीज की हर महीने तनख्वाह जा रही है, वो फिक्स कॉस्ट हो गई।
टेलीफोन के बिल में कुछ होता है लाइन रेंट और कुछ होता है कॉल चार्जेस। लाइन रेंट फिक्स कॉस्ट है, कॉल चार्जेस वेरिएबल कॉस्ट है। लाइन रेंट, लाइन रेंट के चार्जेस कनेक्शन आपने रखा हुआ है तो और इलेक्ट्रिसिटी भी कुछ होता लाइक है कॉल उससे पे कर दो। इलेक्ट्रिसिटी में भी 2-3 हज़ार कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जिनको हम फिक्स कॉस्ट समझते हैं, कुछ अरसे में फिक्स नहीं रहती हैं, ऐसा है। मैंने कहा कि रेंट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, लेकिन अंटिल टिल अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि देखो बेटा, तुम लाइन से तीसरा यूनिट बढ़ाओ फिर पूछूंगा। भाई जब जैसे मतलब एक लिमिट से ज्यादा प्रोड्यूस करना, आपको ज्यादा जगह चाहिए, जगह ही बढ़ानी पड़ गई तो रेंट बढ़ जाएगा, तो वेरिएबल हो जाएगी। लॉन्ग टर्म में अगर fix- रेंट पे ले रहे हो यही पैसे बढ़ा देंगे। हाँ वो लॉन्ग टर्म, वो तो एक साल बाद बढ़ी ना, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के साथ नहीं चेंज हो रहा। उसके अगर वो एक महीने बाद भी बढ़ा दे फिर तो भी फिक्स कॉस्ट इसलिए कहलाएगी कि वेरिएबल कॉस्ट वो है जो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से बढ़े। वो जो उसने बढ़ाया किराया, मैं 1 यूनिट बनाऊं या 10 यूनिट बनाऊं, उसकी वजह से नहीं किराया बढ़ा रहा, वो किराया वैसे ही बढ़ा रहा है। अच्छा, इसी तरह से एक चीज होती है कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर, ये बिजनेसेस करते हैं, ये पॉपअप होने वाले कॉन्सेप्ट है। बिजनेस ये कहता है कि मुझे ये पता चल जाए कि मेरी मुख्तलिफ एरियाज में कितनी कितनी कॉस्ट आ रही है, इससे मुझे बहुत फायदा होगा कि कहाँ कॉस्ट ज्यादा आ रही है मैं उसको कंट्रोल कर सकूं। तो बिजनेस अपने बिजनेस के मुख्तलिफ कॉस्ट इनकर होने वाले एरियाज को कहता है ये मेरे कॉस्ट सेंटर्स हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्ट एक कॉस्ट सेंटर है, सामान लेके आना, उन ट्रकों की मेंटेनेंस, रिपेयर्स। एक कॉस्ट सेंटर है मेरा प्रोडक्शन, एक कॉस्ट सेंटर है मेरा सेल्स की भी कॉस्ट लग रही है, एक कॉस्ट सेंटर है मेरी मार्केटिंग, एक कॉस्ट सेंटर है मेरा एडमिनिस्ट्रेशन। ये मुख्तलिफ कॉस्ट सेंटर्स हैं और मैं इनकी कॉस्ट टोटल कैलकुलेट करके देखता हूँ कहाँ ज्यादा खर्च हो रहा है और पिछले साल के मुकाबले में इस साल कितना खर्च हुआ। प्रोडक्शन बढ़ने से कॉस्ट के बढ़ने का क्या रिलेशनशिप है? ऐसा तो नहीं प्रोडक्शन 10% बढ़ी, कॉस्ट 20% बढ़ी है, इसकी क्यों बढ़ रही है भाई कॉस्ट? तो यूं एनालिसिस आसान होता है मुझे बिजनेस के अंदर, ये फैसला करना आसान होता है कि कौन सी कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट नहीं थी फिर भी बढ़ रही है। तो कॉस्ट सेंटर्स अलग अलग कर लेने में आसानी है, मिला के एक कॉस्ट निकालना है ये ज्यादा अच्छी बात नहीं है कि पूरे बिजनेस की ये कॉस्ट है भाई मेरी। अब पता ही नहीं कि बिजनेस में बनाने की कॉस्ट तो बहुत कम थी, बेचने की कॉस्ट इतनी ज्यादा है आपकी। तो यू कॉस्ट सेंटर्स अलग अलग कर लेने का फायदा है। सिमिलरली रेवेन्यू सेंटर्स अलग अलग करने का भी फायदा है। बाज बिजनेसेस तो एक ही चीज बना के सीधा सीधा बेचते हैं, उनका एक ही रेवेन्यू सेंटर होता है, लेकिन बाज लोग मुख्तलिफ यूनिट्स मुख्तलिफ तरह के चीजें बना रहे हैं, तो हर प्रोडक्ट को अलग अलग रेवेन्यू सेंटर कहा जाएगा। इस तरह से बाज औक़ात मुख्तलिफ एवेन्यूज से बेचा जा रहा है। गुल अहमद ऑनलाइन भी सेल कर रहा है, गुल अहमद दुकान भी बेच रहा है, ये दो अलग अलग रेवेन्यू सेंटर्स हैं। तो कहाँ कितना बिक रहा है इसका हिसाब होने से क्या फायदा होगा कि वो ज्यादा बेहतर स्ट्रेटेजाइज कर सकेगा। कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर्स अलग अलग मैनेज की जाते हैं। एक चीज होती है उसको कहते हैं ओवरहेड। ओवरहेड का क्या मतलब होता है? अकाउंट्स की टर्म्स में कहाँ चले गए तुम लोग भाई? फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आता था? ओवरहेड वो खर्चा है जो डायरेक्टली उस स्पेसिफिक स्पेसिफिक उस काम में इस्तेमाल हो नहीं रहा है उसी जगह का काम, उसी जगह खर्चा। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ जी, जैसे कि हमारे यहाँ जो है वो डेप्रिसिएशन एक कॉन्सेप्ट है, डेप्रिसिएशन एक ओवरहेड है। डेप्रिसिएशन क्या है? बज़ाहिर आपको नजर नहीं आ रहा हो खर्चा होता हुआ, लेकिन वो कॉस्ट है जो हमें निकालनी है। वो क्या चीज होती है? डेप्रिसिएशन के एक कुछ अरसे में लाइक इसकी वैल्यू चेंज, आप बैठ के उसकी लाइक हालत पहले नहीं जैसी नहीं रहेगी, तो 50,000 है अगले साल 40,000 की वैल्यू होगी। मैं आप लोगों के बाल काटता हूँ, आपके नहीं, बाकी सबके काट देता हूँ। नहीं, सभी काट देता हूँ चलें। और आप लोगों के बाल काटने के लिए मैंने 1 2 3 4 5 6 मशीनें, 6 ये कुर्सियां खरीदी हैं। एक कुर्सी की कीमत 1 लाख है, लाख ही होती है हमारे यहाँ हमेशा, आसानी है ना कैलकुलेट करने में। 1 लाख है एक कुर्सी की कीमत। 6 साल बाद ये कुर्सियां तबाह हो जाएंगी। हर साल लाइक 6 नहीं 5 कर लो यार, डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा लाख को 6 में। 5 साल बाद ये कुर्सियां तबाह हो जाएंगी, क्योंकि आप लोग बैठेंगे रोज बैठ गए ऐसे झूलेंगे, 5 साल बाद तबाह हो जाएंगी। ठीक है, नहीं बाल काटने के लिए नाई अपनी अच्छी वाली कुर्सियां रखी हुई है ना। नाई की दुकान पे एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जिस कुर्सी पे आपको बिठाता है, आपने देखी कि फटी हुई कुर्सी पे बिठा रहा है तो इतना बुरा लगता है। अच्छी कुर्सियां साफ सुथरी नई नई कुर्सी होती हैं, बैठने में अच्छा लगता है। आप लोग तो गए नहीं नाई क्या? तो नाई की कुर्सियां 5 साल में एक्सपायर हो जाएंगी। उसने कहा मेरा कारोबार है, हर महीने मुझे लाख रुपए बचते हैं, जबरदस्त कारोबार, या हर साल मैं 10 लाख रुपए बचाता हूँ। वो 10 लाख रुपए में हर साल 12 लाख मैं 10 लाख रुपए हर साल खा जाता हूँ। 2 महीने 10 लाख रुपए कमाता हूँ और हर साल वो 10 लाख खा चुका होता हूँ। रेंट वेंट निकाल दिया, ये निकाल दिया, वो निकाल दिया,
सारे खर्चे निकाल दिए, जो बचा वो खा गया मैंने कहा मेरा बिजनेस का जो एक्सपेंस है वो तो मीट हो रहा है, बिजली का बिल मीट हो रहा है, वर्कर की तनख्वाह मीट हो रही है, सब कुछ मीट हो रहा है। 5 साल बाद अचानक से 6 की 6 कुर्सियां तबाह हो गई। अब उन कुर्सियों को मैं कहां से लाऊंगा, वो दस्तों में खा गया सारे पैसे, जितने महीने के आ रहे थे वो सब खा गया मैं। तो मुझे पता है कि कुछ इक्विपमेंट मेरी बिजनेस को रन करने के लिए लाजमी चाहिए। उस इक्विपमेंट को मैंने अगर आज यूज किया है तो मैं उसकी एक लाइफ निकालता हूं कि इतने साल तक चलेगी, इतने साल बाद मुझे इस पर दोबारा खर्चा करना पड़ेगा, उसको मैं पार्ट ऑफ दैट कॉस्ट शामिल करूंगा जो उसकी लाइफ, रनिंग लाइफ की पार्ट है, यूजफुल लाइफ का पार्ट है। तो अगर ये 5 साल कुर्सी की कीमत है, 1 लाख की कुर्सी है, तो सालाना मैं इस पे 20,000 रुपए अपनी कॉस्ट में आप शामिल करूंगा और उस 20,000 को महीने में डिवाइड कर दूंगा। तो ये हालांकि कहीं खर्चा बज़ाहिर नहीं हो रहा, लेकिन ये कॉस्ट बाकायदा ऐसा होगा कि जैसे खर्च हुई है, तो ये ओवरहेड कॉस्ट, डेप्रिसिएशन इज एन overhead cost, those costs which cannot be directly associated with the production or that department। अप्रिसिएशन भी हो सकता है। छोड़ो ना, क्यों कहाँ ले जा रहे हो भाई, अकाउंटिंग के काम में। वो होता है, होगा ना, ओवरहेड जो है प्रोडक्शन के भी होते हैं, ओवरहेड सेल्स के भी होते हैं, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह के बंदे बैठे हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स भी होते हैं, सफाई करने वाला, क्लरिकल स्टाफ, उनकी। इसी कवर कर तो लिया आपने। जी अच्छा जी, ये बताइए एवरेज कॉस्ट क्या होती है? एवरेज कॉस्ट, मीन कॉस्ट, वही एवरेज कॉस्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट ऐड करें, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स करें, एवरेज कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट प्लस करके ब्रेक इवन एनालिसिस। क्या असल में एवरेज कॉस्ट पूछ क्यों रहे हैं अब्दुल्ला भाई, अवार भाई, एवरेज कॉस्ट क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि अब ये कंट्रीब्यूशन कॉस्ट आने वाला है। क्यों कंट्रीब्यूशन कॉस्ट क्यों आने वाला है? क्योंकि हमारे पास ब्रेक इवन एनालिसिस आने वाला है, ये आखिरी टॉपिक है हमारा। याद है सर, याद है, सब याद है। याद है तो बस जवाब देते जाइए। ब्रेक, हाँ बस लास्ट क्या हो गया? लास्ट ब्रेक इवन एनालिसिस करेंगे अभी वो हमारे स्कूल का, वो तो हम break-even करते point हैं, वो तो बात वो हम बात करते हैं, पहले हम ये वीडियो चैप्टर कर चलती है। लें। अच्छा जी, किसी को याद है ब्रेक इवन एनालिसिस? एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, चार्ट बनेगा पहले, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है टोटल कॉस्ट, मार्जिन ऑफ एक होती है टोटल कॉस्ट, एक होता है रेवेन्यू। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और रेवेन्यू। अगर मेरी वेरिएबल कॉस्ट 1,000 रुपये है और मेरा रेवेन्यू है 2,000 रुपये, तो बज़ाहिर मैं शुरू में ही प्रॉफिट में हूँ क्योंकि मेरा रेवेन्यू मेरे वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर है। लेकिन मैंने ये सोचा ही नहीं कि मुझे दुकान का रेंट भी तो देना है, तो क्या मैं खुश होता रहा, मैं बड़ा प्रॉफिट कर रहा हूँ, बड़ा प्रॉफिट कमा रहा हूँ? तो पता चले ओ भाई, जब तक तुम रोज के 50 बंदों के बाल नहीं काटोगे तो तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो रेंट मिला के, बिजली का बिल मिला के, सब मिला के पूरा प्रॉफिट में नहीं शामिल होगा वो। तो कम से कम तुम्हें 50 से ज्यादा लोगों के काटने हैं रोजाना बाल, फिर जाके तुम प्रॉफिट एरिया में आओगे। ये बात समझ आ रही है कि ये जो ब्रेक इवन एनालिसिस है, ये एक्चुअली ये दिखा रहा होता है कि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट भी आपके जहन में रहे अपने एनालिसिस में। कहीं ऐसा ना हो कि आप खाली वेरिएबल कॉस्ट और रेवेन्यू को देख के, वेरिएबल कॉस्ट और रेवेन्यू देख के खुश होते रहें कि मैं तो जी, बल्कि यूं नहीं होता, यूं होता है, वेरिएबल कॉस्ट और रेवेन्यू को देख के खुश होते रहें कि मैं तो हमेशा से प्रॉफिट में ही था, प्रॉफिट में ही रहूंगा, जबकि आपकी फिक्स कॉस्ट यहां थी, जिसकी वजह से आपकी टोटल कॉस्ट जो थी वो यूं थी, तो आप तो यहां जाके मीट करते, इससे पहले पहले आप लॉस में थे। बात समझ आ रही है ना कि फिक्स कॉस्ट का हिसाब रखने के लिए ब्रेक इवन एनालिसिस किया जाता है, ताकि टोटल कॉस्ट को टोटल रेवेन्यू से कंपेयर करें, खाली वेरिएबल कॉस्ट को टोटल रेवेन्यू से कंपेयर ना कर रहे हो। ठीक है, बात समझ आती है? लेकिन मैंने एक दुकान खरीदी 10 करोड़ की, अब मैं ब्रेक इवन एनालिसिस में मेरा प्रॉफिट कब आएगा भाई? जब तक सारी फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं हो जाएगी, प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा होगा बाहर, तो क्या मैं 1 महीने में प्रॉफिट सारी 10 करोड़ रिकवर कर सकता हूं? तो फिर मुझे टोटल फिक्स कॉस्ट को टोटल कॉस्ट बनाने में मुझे कुछ और करना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट के टुकड़े करने पड़ेंगे कि इस साल मैं जिस फिक्स कॉस्ट को अपनी वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट बना के कहूंगा हाँ प्रॉफिट में था। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी दुकान का खर्चा निकाल के आपने 50 बंदे अगर आ गए तो आपका फिक्स कॉस्ट और रेंट वेंट निकल आएगा। रेंट तो हर महीने जा रहा है ना,
मैंने दुकान खरीद ली, मैंने हिसाब लगा यार 20 साल में भी अगर मेरे 10 करोड़ रिकवर हो जाते हैं दुकान के, प्लस मुझे कुछ मुनाफा भी होता रहता है, तो मैं मानूंगा ठीक है। तो 10 करोड़ को 20 में डिवाइड किया, बचला 50 लाख सालाना के रिकवर करने हैं। 50 लाख सालाना के रिकवर करके उस पर आ गए आप, आपने कहा जी मुझे 40,000 4 लाख रुपए महीने के निकालने, 4 लाख रुपए महीने फिक्स कॉस्ट के निकालूंगा, तो फिक्स कॉस्ट अपोर्शन कर दी मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बात समझ आ रही है कि इतना बेसिक नहीं है कि टोटल फिक्स कॉस्ट उठा के डाल दो चाहे वो कितनी ही बड़ी हो, तो फिर आप तो कभी भी प्रॉफिट में नजर ही नहीं आएंगे। 10-10 साल लग जाएंगे, आप कहेंगे लॉस लॉस लॉस, हर महीने लॉस लॉस, ऐसा थोड़ी चलता है। आपको फिक्स कॉस्ट के हिसाब से देखना पड़ता है कि, तो ये एक बहुत जनरल और बेसिक सा एनालिसिस है, बहुत बेसिक एनालिसिस है, इसमें बहुत सारी चीजें नहीं की गई, लेकिन फिर भी करते हैं हम ये, इसलिए करते हैं कि इससे कम से कम इतना आइडिया हो जाता है कि आप खड़े कहाँ हैं। दूसरी बात है कि इसमें कुछ मसाइल हैं, इसमें कुछ एजम्पशंस हैं, जैसे कि आपने कहा कि मेरा यहाँ पे ब्रेक इवन आ जाएगा। सबसे बड़ा एजम्पशन जो कहा जाता है ब्रेक इवन एनालिसिस में मसला है वो क्या है? इट इज कंसीडर्ड दैट हाँ, like सारी ऑल द यूनिट प्रोड्यूस्ड आर बीइंग सोल्ड। ब्रेक इवन एनालिसिस, ओ कितने बंदे करूंगा, अच्छा अगर मैं 500 यूनिट बना लूं ना, 500 यूनिट बना लूं तो मेरा ब्रेक इवन आ जाएगा। 500 बना लूं, 500 बेचूं भी तो बिक जाएंगे क्या? वो जरूरी तो नहीं कि बिके। तो इसलिए हमारा जो ब्रेक इवन एनालिसिस है उसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, फिक्स कॉस्ट अपोर्शनिंग के फ्लॉज हैं उसके अंदर। आपके ये कंसीडर करना कि आप बेच ही लेंगे, ये फ्लॉज हैं। फिर कॉस्ट जितनी थी उतनी ही एक्चुअल रहेंगी ये भी नहीं पता, ये हमेशा पहले किया जाता है। तो ये वाले सवाल आते हैं कि ब्रेक इवन एनालिसिस में क्या मसाइल हैं। इतनी देर से जो हम कॉस्ट वॉस्ट पढ़ रहे थे उसका एक मकसद ये था कि हम ब्रेक इवन एनालिसिस पे आ सकें। ठीक है, अब अगली बात है कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग या मार्जिनल कॉस्टिंग। कंट्रीब्यूशन कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट एक ही है, एक ही चीज को कहते हैं। जब हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग करके देख लो, आपने ब्रेक इवन, जवार भाई आपने ब्रेक इवन एनालिसिस कर लिया, अरम भाई इधर लास्ट कॉन्सेप्ट है प्लीज जरा इस पे थोड़ा सा बताइए। आपने ब्रेक इवन एनालिसिस कर लिया था, आपको एक जनरल आइडिया हो गया कि मुझे 500 यूनिट बनाने पड़ेंगे, ओके। अब एक्चुअल कॉस्टिंग पे आते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग का कोई कर रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है ओके मैंने इतने की दुकान ले ली, अभी सब्र करो, ये बताओ कि मुझे आज के दिन एक यूनिट और बनाने के कितना कॉस्ट आ रही है। तो एक यूनिट और बनाने की कॉस्ट में क्या क्या डालेंगे आप? उस एक यूनिट का मटेरियल, उस एक यूनिट के लिए लगने वाला लेबर, उस एक अंदाजे से ही डालेंगे, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली आपको उस एक यूनिट का पता होगा, अंदाजे से डालेंगे कि एक यूनिट में कमोबेश कितना लेबर लग रहा है, एक यूनिट में कमोबेश कितना मटेरियल लग रहा है, एक यूनिट में कमोबेश कितनी यूटिलिटी चार्जेस आ रहे हैं। इनको मिला के एक यूनिट की कॉस्ट आज मुझे पड़ रही है 200 यूनिट, नो फिक्स कॉस्ट फिलहाल। मार्जिनल, एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाने के कितने पैसे खर्च हो रहे हैं? पता चला मुझे एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाने के खर्च हो रहे हैं 50 रुपए, तो मैं कहूंगा मैं 60 में भी भेज दूंगा तो प्रॉफिट तो होगा। हाँ, वो प्रॉफिट मेरी फिक्स कॉस्ट रिकवर करने में 50% उसमें से लूंगा फिक्स कॉस्ट, 50% से अपना घर चलाऊंगा। ओके, ये भी एक तरीका हो सकता है कि आप पहले अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कंपेयर कर लो। यही कंट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या होती है कि जब आप ये कहते हैं कि मेरे रेवेन्यू में से एक कंट्रीब्यूशन है मेरी वेरिएबल कॉस्ट का और बाकी मेरा प्रॉफिट है जिसमें से कि कुछ मैं फिक्स कॉस्ट पे डाल दूंगा, बाकी अपनी जेब में रख दूंगा। ये दूसरा तरीका है। टोटल कॉस्ट से टोटल रेवेन्यू कंपेयर किया, जब तक मेरा टोटल रेवेन्यू मेरी टोटल कॉस्ट से बढ़ेगा नहीं मैं प्रॉफिट नहीं मानूंगा तो मैं फिर नुकसान में रहूंगा, कोई 10-10 साल तक नुकसान में रहेगा। इसका सोल्यूशन ये है कि मार्जिनल या कंट्रीब्यूशनल कॉस्टिंग की जाए, यानी आप ये कहें कि ओके फिक्स कॉस्ट खर्च हो रही है, हम ये तय कर लेते हैं कि हर यूनिट जो सेल हुआ इसकी प्राइस में से इतना परसेंट मैं फिक्स कॉस्ट में लगा दूंगा, बाकी मैं अपना प्रॉफिट बना सकता हूँ। तो ये एक और अप्रोच, अगेन दिस इज ऑल्सो अ सिंपलिस्टिक अप्रोच। All these approaches are being used to forecast and plan. These are not being used to decide कि मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है। इनमें से कोई भी इस्तेमाल नहीं हो रही, ये प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही, ये इसलिए इस्तेमाल हो रही है कि अब मैं आगे आने वाले 6 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए कुछ फैसले ले सकूं कि आइंदा आने वाले दिनों में प्रोडक्शन कितनी रखनी बेहतर है, मेरी ओवरऑल फिक्स कॉस्ट क्या चल रही है, कितने यूनिट्स कम से कम बना लिए जाने चाहिए। इस तरह के कुछ फ्यूचर डिसीजंस के लिए ये तरीके यूज होते हैं, चाहे वो मार्जिनल कॉस्टिंग का करूं या फिर टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू का करूं। ब्रेक इवन एनालिसिस के ऊपर बाकायदा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है,
न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपसे कहा जाए ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, ये आपकी टोटल कॉस्ट है, ये आपकी एवरेज कॉस्ट है, ये आपका रेवेन्यू है, ये आपकी प्राइस है, बताइए ब्रेक इवन क्वांटिटी क्या थी, क्वांटिटी यानी बताइए कि आपकी वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या था, वगैरह वगैरह। तो इसलिए ब्रेक इवन एनालिसिस को आपको न्यूमेरिकली देखना ज़रूरी है। ब्रेक इवन कॉस्ट के एनालिसिस को ऑल्दो मैंने थियोरेटिकली पूरा ब्रेक इवन समझा दिया आपको कि ब्रेक इवन क्या होता है, लेकिन ब्रेक इवन के न्यूमेरिकल्स अक्सर आ जाते हैं। उन न्यूमेरिकल्स को आपको तसल्ली से सॉल्व कर लेना है, 10 15 20 सॉल्व कर लेंगे तो आपको उसके हर एस्पेक्ट से पता चल जाएगा कि फिक्स कॉस्ट कैसे निकाली, वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाली। उमूमन एक सिचुएशन देते हैं, फिर कहते हैं इस सिचुएशन में ये चेंज आया, अब बताइए कि फिक्स कॉस्ट में क्या तब्दीली आई, अब बताइए कि ब्रेक इवन यूनिट्स में क्या तब्दीली आई, अब बताइए कि इस पर क्या चेंज आया। तो ये आमतौर पर सवाल की डायमेंशन होती हैं इसमें। तो इसलिए इसके बहुत सारे सवाल आपको बुक में भी दिए हुए हैं, कुछ सवाल, और पास पेपर्स में तो बहुत सारे सवाल भरे हुए ही हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम इसके ऊपर ज़रा प्रैक्टिस कर लें। ये यहाँ पे सारे सवाल सॉल्व करवाने का की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हाँ ये ज़रूर है कि हम ये देखेंगे कि ब्रेक इवन एनालिसिस में फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू का जो 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 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो ब्रेक इवन पॉइंट जो कैसे कैलकुलेट होता है, और ये हम इन थ्योरी समझ चुके हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये हमारा आखिरी टॉपिक था। हमने इस तरह से पूरा कोर्स जो है वो रिव्यू कर लिया, और होपफुली आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप जो है वो हमारे बजट्स भी है। अच्छा बजट बाकी है, सॉरी सॉरी, अच्छा उरूज बाजी ने दिखा दिया, बजट रह गया था। अच्छा बजट को डिस्कस करने में कुछ ऐसा मसला इसलिए नहीं है कि बजट शायद 2-3 मिनट में कवर हो जाएगा। बजट का मतलब क्या होता है अब्दुल्ला भाई और दवार भाई, प्लीज, ये आखिरी बात चल रही थी, हर दफा मैं कह रहा हूँ आखिरी बात है, लेकिन क्या करें, बजट क्या चीज है भाई? नहीं, इनलेज और आउटलेज का हिसाब किताब, आइंदा आने वाले साल के लिए इनलेज और आउटलेज का हिसाब किताब, कितना खर्चा होने वाला है, कितना रेवेन्यू आने वाला है, कहां से आएगा रेवेन्यू, कहां होगा खर्चा, क्यों होगा, ये सारा हिसाब किताब इनलेज और आउटलेज का। गवर्नमेंट भी बजट बनाती है ना, तो कहती है कि हमारे डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर इतना होगा, हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर इतना होगा, हमारा हेल्थ, हमारा एजुकेशन एक्सपेंडिचर इतना होगा, और हमारे टैक्सेस इतने होंगे, पैसे आएंगे यहां से, हमारा लोन इतना होगा, पैसे आएंगे यहां से। तो इनलेज और आउटलेज का हिसाब किताब जो है वो बजट कहलाता है। बजटिंग के क्या फायदे हैं? पहले से बजट बना लिया यार, ये बजट है, उससे क्या फायदे हैं? आपको सबसे पहले तो ये पता होता है कि कॉस्ट क्या खर्च होनी है, आप उसका इंतजाम कर सकते हैं। आखिरी वक्त में अचानक से पता चला ये पैसे चाहिए थे, लो ये तो है ही नहीं, बंद कर दो कारोबार को। आपने सब कुछ बनाया, पता चलो हो रेंट तक तो लगाया नहीं था हिसाब, बंद कर दो कारोबार। तो कारोबार में जब तक आप बजटिंग नहीं करेंगे, आप राइट टाइम पे आपके पास राइट पैसे नहीं होंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप प्लान नहीं कर सकते, एलोकेट नहीं कर सकते, टारगेट्स नहीं बना सकते, जाओ भाई जाओ 2000 यूनिट तुमने सेल करने हैं, लाए सर बाइक की चाबी दे हैं, ये तो सोचा नहीं था कि 2000 यूनिट सेल करोगी, पैदल तो नहीं करोगी, किसी मोटरसाइकिल पे जाओगी। बजटिंग तो की नहीं मोटरसाइकिल की, वो तो कॉस्ट में शामिल नहीं है। जब कॉस्ट में शामिल नहीं है, मैं आपको दे नहीं सकता, 1000 यूनिट बने पड़े हैं, बंदा बेचने नहीं जा सकता, बजटिंग नहीं की थी। बजटिंग जो है वो आपको इन तमाम चीज़ों के लिए हेल्प करती है, और बजटिंग आपको कंट्रोलिंग में भी हेल्प करती है। कि आपने कहा ओके जी कितनी कॉस्ट खर्च हुई, उन्होंने कहा 5 लाख, बजट में तो 2 लाख लिखी है, तो दिखाओ तो सही है 5 लाख क्यों खर्च हुई, वो जो तमाम प्लानिंग्स की थी उससे बाहर कैसे निकली। तो आप कंट्रोल करने में भी इसमें हेल्प मिलती है कि आपको आपकी कॉस्ट कैसे खर्च हो रही है। बजटिंग के ड्रॉबैक्स कौन बताएगा? सबा बताएगी, सबा बहुत एक्साइटेड है, वो बताएगी बजटिंग के ड्रॉबैक्स। माइक पकड़ाता हूँ मैं सबा जी। ओके ओके, बजटिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक दुल्ला भाई, ओवर बजटिंग करता था। बजटिंग फ्लेक्सिबिलिटी छीन लेती है। हाँ लाइक बजटिंग आपसे कहती है भाई यही है पैसे, अब आपको लग रहा है यार बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी आई, अब नहीं कर सकते, ये बजट इसी में रहना, अनलेस कि आपको फ्लेक्सिबल बजट दिया जाए, जो कि नॉर्मली आमतौर पे नीचे के तो आते आते मिलता नहीं है, ऊपर ही होता है फ्लेक्सिबल जो भी होता है। तो बजट की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी जाती है, बजट की वजह से शॉर्ट टर्म फोकस हो जाता है, लॉन्ग टर्म नहीं कर पाते, क्योंकि आपने लॉक कर लिया ना पैसा, तो उतना ही खर्च होना है। और बजट की वजह से अननेसेसरी एक्सपेंडिचर भी होता है। ये सर अब बच रहे हैं, पूरी खर्च कर लेते बजट है ना, खर्च कर लो। नए आईफोन जो आते हैं ना ऐसे की गवर्नमेंट ने, आईफोन 15, आईफोन 16 वीवो टैक्स के ऑफिसर्स के लिए निकलवा दिए,
आमतौर पे वो तमाम एरियाज जो नए एरियाज होते हैं उसमें बजट करना मुश्किल होता है, क्योंकि पता ही नहीं है, पीछे से एक्सपीरियंस ही नहीं है, बजट कैसे करेंगे। तो अच्छा बजट होने की, बेटा नहीं हिलाओ, अच्छा बजट होने की निशानी ये है कि अच्छा बजट एक प्लान तो होता है लेकिन फ्लेक्सिबल होता है किसी हद तक। बजट डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट भी होता है, बजट कोऑर्डिनेटेड होता है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के दरमियान, बजट के अंदर लोअर अपर और मिडिल मैनेजमेंट सबका डिसीजन साथ में शामिल किया जाता है, तो एक अच्छा बजट होता है। एक और बजटिंग की टाइप है, इसको कहते हैं इंक्रीमेंटल बजटिंग। क्या मतलब होगा, ऐसी अंदाज लगाएं, बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ेगी आपने। इंक्रीमेंटल बजटिंग का क्या मतलब होता होगा, क्या मतलब हुआ? जी सर, इंक्रीमेंटल बजटिंग का क्या मतलब होगा आपके ख्याल से, आप बताएं। इंक्रीमेंट, एक बजटिंग की किस्म ये होती है कि हर साल बजटिंग करने के लिए बंदे के पास रिसोर्स, दिमाग, टाइम चाहिए। इस साल कितना खर्चा होगा, अब पता नहीं कितना खर्चा, कितने रेवेन्यू पता नहीं यार कितना। पिछले साल हमने 10 अरब का बजट रखा था, इस साल 10% बढ़ा के रख देते हैं। ग्रोथ टारगेट कितने हैं, 10%, बस तो बजट भी 10% बढ़ा लो, तो उसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ता। आमतौर पर ये इनएक्यूरेट होता है लेकिन टाइम बहुत बच जाता है। इसको कहते हैं इंक्रीमेंटल, किसी एक परसेंटेज से बढ़ाते जाओ बस आप। एक हिसाब से एक होता है, हाँ, मुझे लगा सेट कर दिया है, तो इंक्रीमेंटल मतलब केवल साल के साल, साल के साल, पिछले साल जो बजट सेट था अगले साल उससे 10% बढ़ा लेते हैं। पूरी कैलकुलेशन दोबारा से बैठ के नहीं करते, ऐसा हो सकता है कुछ बिजनेसेस में। एक है कि जीरो बजटिंग फ्रॉम टॉप, ऑल बजटिंग फ्रॉम बॉटम। क्या मतलब हुआ? पाकिस्तान में जो डेवलपमेंटल बजट है वो इसी अप्रोच से होता है, ग्रास रूट लेवल से आता है। यानी गवर्नमेंट नहीं बताएगी कितनी रोडें बननी हैं, कितने ब्रिज बनने हैं, लोग बताएंगे। गवर्नमेंट ने क्या किया, ये डेलीगेट कर दी अथॉरिटी नीचे से नीचे। जो उस इलाके का, एक इलाके का बंदा बोलेगा मुझे 2 रोडें बनानी है, दूसरे का बोलेगा 2 बनानी है, 2 बनानी है, ऐसे करके पूरे पाकिस्तान से निकल के आएगा टोटल रोड्स कितनी बननी है, उसके लिए बजट कितना चाहिए। तो बॉटम टॉप अप्रोच बजटिंग की जीरो बजटिंग कहलाती है। ऊपर से कुछ पहले से फैसला नहीं होता कि हम इतने बद देंगे, बस नहीं, आप लोग बताओ डिमांड कितने की है और क्यों है, उसके हिसाब से हम बजटिंग कर देंगे। ये जीरो बजटिंग कहलाती है, ऊपर से जीरो बजटिंग हो रही है, सारी नीचे से ही आ रही है। ठीक है, फ्लेक्सिबल बजटिंग तो आप समझ ही गए कि आपने मार्जिन दे दिया साथ में, +-10%। इससे क्या होगा कि फ्लेक्सिबिलिटी एग्जिस्ट करती है ड्यू टू उसके लिए, लेकिन आप साथ में रखते हैं कि आप क्वालिफायर देना पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं कि सर 10% बढ़ा दें, ऐसे ही नहीं, क्वालिफायर क्या है, क्यों 10% बढ़ाते हैं, पैसा 10% रखा है हमने बजट में एक्स्ट्रा, क्यों बढ़ाना है, क्वालिफायर दो। उसके साथ साथ एक एनालिसिस करते हैं हम, साल के साल ये देखते हैं कि जितना हमने सोचा था खर्च होगा, क्या उतना ही खर्च हुआ, जितना हमने सोचा था रेवेन्यू आएगा, क्या उतना ही रेवेन्यू आया। इस एनालिसिस को कहते हैं वेरिएंस एनालिसिस। इस एनालिसिस से क्या फ़ायदा होता है, हमें अपनी एक्यूरेसी का पता चलता है और अगले सालों के लिए हम बेहतर जजमेंट पास कर सकते हैं। तो भाई फाइनली वाकई अब हम ख़त्म कर चुके हैं। अब आपसे उम्मीद करते हैं कि आप पास पेपर्स कर लें शुरू, ताकि कि आपका की तैयारी को आखिरी टचेस दिए जा सकें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।